हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है जो चार्ज होता है, इस चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसे अपन किसे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। और दो यूनिट होती है, एक तो हो जाएगी एम्पियर, इसकी जो यूनिट होगी करंट की, एक तो होगी एम्पियर, और एक चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं। दूसरी यूनिट इसकी क्या होती है, कूलाम पर सेकंड। दो यूनिट होती है इसकी करंट की, ठीक है। और इसको करंट को मेजर किसे करते हैं, अमीटर से। करंट का मेजरमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर के द्वारा। करंट को मेजर करेंगे अमीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब इसका मेजर। अभी सर्किट डायग्राम बना के समझूंगा। तो पहले वापस डेफिनेशन समझ लेना इलेक्ट्रिक करंट की, सिंपल सी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई आई एन, इट इज मेजर्ड बाई अमीटर। इसको किसे मेजर करते हैं, अमीटर के द्वारा। आगे समझ। और यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। तो वापस समझ लेना एक बार, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज का फ्लो होता है ना, उसकी रेट को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक की स्पीड आती है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है चलने की। वैसे चार्ज की स्पीड है, ये चार्ज किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो ये जो कनेक्शन होता है इसका सीरीज में होता है। अमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये छोटे क्वेश्चन ध्यान में रखना, पूछते हैं बोर्ड में कि अमीटर है वो, इनका कनेक्शन कौन सा होता है, सीरीज होता है या पैरेलल होता है। तो इसका कनेक्शन कौन सा होता है, सीरीज होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, अमीटर से किसका मेजरमेंट किया जाता है, करंट का। ये चीज आगे समझे, अमीटर से किसका मेजरमेंट करते हैं अपन, करंट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब करंट के अंदर देखना, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10 के 6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 के 3 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर 10 के 9 एम्पियर। 1 पिको एम्पियर 10 के 12 एम्पियर। सेम ऐसे कैसे चार्ज के लिए भी आएगा। चार्ज के लिए क्या आएगा देखना, यहां पर लिख रहा हूं चार्ज का भी। 1 माइक्रो कूलम किसके इक्वल होगा, 10 के 6 कूलम के, ठीक है। 1 मिली कूलम किसके इक्वल होगा, 10 के 3 कूलम। 1 नैनो कूलम 10 के 9 कूलम। और 1 पिको कूलम 10 के 12 कूलम। ये यूनिट भी तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान में होनी चाहिए। समझ गए तो नोट कर लेना एक बार। अब देखो चार्ज निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला चार्ज निकालने का क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला कैसे है वापस समझा देता हूँ। देखो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो चार्ज का ये तो ये फॉर्मूला हो गया। एक चार्ज का और फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन। यहाँ प्लस माइनस लगेगा। प्लस माइनस का मतलब भी समझ लेना, अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उसके लिए आएगा Q इक्वल टू प्लस एन। अगर रिलीज कर रहा है तो क्या आएगा, Q इक्वल टू प्लस एन। अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर चार्ज माइनस में आएगा, तो उसके लिए क्या आएगा, Q इक्वल टू माइनस एन। चार्ज तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ ये फॉर्मूला, लेकिन न्यूमेरिकल दिया रहेगा इसलिए समझा रहा हूँ। न्यूमेरिकल दिया हुआ इस पर। अगर कोई भी, ये तो छोटी क्लास से पढ़ता है, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसमें प्लस ही आता है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, Na प्लस आता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, उसमें Ca2 प्लस आता है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसमें प्लस चार्ज आता है, एक्सेप्ट करता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, माइनस। तो कोई भी, जैसे किसी कोई भी सब्सटेंस उसने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा, 3। 4 किए तो प्लस। अब रिलीज करेगा तो प्लस आएगा, एक्सेप्ट करेगा तो माइनस। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लगेगा। आगे समझ में, डोनेट कर रहा है तो प्लस यानी, एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस ही। डोनेट के लिए Q इक्वल टू प्लस यानी, नहीं तो Q इक्वल टू माइनस यानी। अब यहाँ पर बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस है उस पर 1 कूलम चार्ज लाना है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। कोई सब्सटेंस है उस पर चार्ज कितना लाना अपन को, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज लाने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। आगे समझ में। तो इसमें देखना उस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, देखना इधर। अब इक्वेशन देखना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई सब्सटेंस उस पे 1 कूलम चार्ज लाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से रिलीज करने पड़े। रिलीज यहाँ लिखा हुआ नहीं, लेकिन 1 कूलम दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस में ही दे रखा है।
तो इसके लिए मैं फॉर्मूला कौन सा लगूंगा, Q इक्वल टू प्लस एन वाला। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगूंगा कौन सा, Q इक्वल टू एन। ई होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ ये होता है। E की वैल्यू ये होती है। अब सीधे अपन क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन के अंदर Q की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 कूलम। Q इक्वल टू 1 कूलम। E की वैल्यू अपन को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ तो यहाँ n की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं Q की जगह 1 लिख दूंगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E की जगह लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो यहाँ n क्या आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 10 इंटू ये ऊपर जाएगा क्या होगा 10 प्लस के 19 अपॉन 16। इसको लिख देंगे 100 अपॉन 16 इंटू आ जाएगा कितना 6.2 इंटू 10 की घात 18 10⁻80 इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। आगे समझ 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें ये कहते हैं माइनस का 1 कूलम चार्ज लाना है, ध्यान रखना अगर एग्जाम में पूछे माइनस का 1 तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ क्या लगाते फिर चार्ज के अंदर माइनस लगाते हैं। आगे समझ में। और 1 कूलम की जगह 2 कूलम का भी दे दे कि कोई सब्सटेंस उस पर 2 कूलम चार्ज लाना है, 10 कूलम चार्ज लाना है। आगे समझ अगर यहाँ 1 कूलम की जगह 10 कूलम देते, अब यही क्वेश्चन है समझना। अब ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसकी जगह बोर्ड में दे दे 10 कूलम, यानी कोई सब्सटेंस उस पर 10 कूलम चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। तो मैं अगर 1 कूलम की जगह अगर यहाँ 10 कूलम कर दूँ, ये 1 कूलम है ना, इसकी जगह मैं 10 कूलम कर दूँ तो इसके लिए क्या होगा 1 की जगह 10 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। तुम्हें मतलब समझना, कोई भी क्वेश्चन देना तो इस तरह कर सकते हो। किताब में तो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे रिलेटेड भी कोई पूछ ले तो सीबीएसई में घुमा फिरा के पूछते हैं, आरबीएसई में चलो वो कहीं आ जाता है, सीबीएसई में तो इनसे रिलेटेड घुमा फिरा के पूछते हैं। आगे समझ में अगला पॉइंट देखना इसमें। तो E की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी। E की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, E की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻90 कूलम की रहेगी। यहाँ मैंने मतलब कहने का मतलब तुम्हें क्वेश्चन का तरीका समझ में आना चाहिए, चाहे एग्जाम में कहीं से देना घुमा फिरा, ये कॉन्सेप्ट याद तो कर सकते हैं आराम से। अब इसका क्या एक्सप्लेन नहीं किया हुआ Q इक्वल टू क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट ही 1 कूलम चार्ज, थ्योरी के अंदर तो दे नहीं रखा Q इक्वल टू नहीं होता है, वो समझना जरूरी है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या था समझना, कोई चार्ज है, ये मैंने अभी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ठीक है। अब मैं किसी चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट है वहां से लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ तक लाने के लिए जो मुझे वर्क डन होगा वो इसका क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गया ना। अब इसको उदाहरण से समझना, जैसे समझ लो बातें नहीं समझना, इसमें एग्जाम्पल समझना। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो जिस स्कूल में पढ़ता है ना उस स्कूल का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ढंग से समझना, याद हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो किस स्कूल में पढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। समझना, इसको एग्जाम्पल के तौर समझना, जल्दी एक बात याद हो जाएगी। दिमाग में इमेजिन करना है इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का कोई लड़का है, किस स्कूल में पढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी है, जैसे अपन बिलाड़ा में ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का कोई लड़का है, अब वो स्कूल नहीं जा रहा, आनाकानी कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, रोते फिर रहा है मतलब, ठीक है। अब उसको क्या है स्कूल लाना, तो उसके अंदर क्या है स्कूल वाले प्रिंसिपल ने कहा चार्ज को भेजा उसको, भाई कहीं से ढूंढ के लाओ, मारपीट करके। उसके घर वालों ने कहते भाई आप स्कूल वालों कहते आप जो बच्चा देना आपको छूट है, मारपीट करो, कैसे भी पढ़ाओ इसको। और 4 जने जाएंगे मारपीट करके या जैसे भी साम दाम दंड पेड़ सब यूज करके उसको लाएंगे स्कूल, तो 4 लड़कों की एनर्जी तो वेस्ट होगी ना। कहाँ कहाँ बेचारे गलियों में ढूंढेंगे उसको, उसके ठिकाने ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ जा सकता है वो, तो जोर तो आएगा ना उनको, प्रॉब्लम तो होगी उनको, वर्कडन तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो वर्कडन है उसको अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, इसको समझना। इलेक्ट्रिक चार्ज को लड़का है, लड़के को स्कूल में ले जाना है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को कहाँ लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके लिए जो वर्कडन होगा वही क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो 4-5 लड़के गए ना उनकी एनर्जी तो वेस्ट हुई है ना, वो जो एनर्जी वेस्ट हुई उसको अपन क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे समझ में वापस समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का कोई लड़का है, स्कूल नहीं आ रहा है, घर से तो निकल के स्कूल नहीं आ रहा है, अब प्रिंसिपल ने 4-5 जनों को भेजा उसको जबरदस्ती पकड़ के स्कूल लाओ, तो उसको लाने के लिए उन 4 लड़कों की जो एनर्जी वेस्ट हुई, प्रिंसिपल की भी एनर्जी वेस्ट हुई,
उस एनर्जी को ही अपन क्या कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या हुई, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है उसी को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। डेफिनेशन ध्यान में रखना, ना पूछ सकते हैं बोर्ड में, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं भी कहे तो भी चलेगा, ऐसे भी कह सकते हो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन याद हो गई सिंपल सी, वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुम ये इमेजिन करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का लड़का है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्कूल में लाना है, उसके लिए जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे समझ में याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे, दो चीज दिमाग में इमेजिन करना याद हो जाएगा, नहीं तो रटोगे तो भूल जाओगे, इसलिए ये एग्जांपल दिया है। अब दूसरी देखो पोटेंशियल डिफरेंस की, दूसरी जो डेफिनेशन है वो किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, उस लड़के को पहले कहाँ ले जाएंगे, स्कूल में कहाँ ले जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाएंगे, सीधे क्लास में कैसे ले जाएगा, तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा उसका, आगे से टाइम पे आए तो प्रिंसिपल ऑफिस ले जाएंगे, फिर ऑफिस से कहाँ ले जाएंगे, क्लासरूम। तो ऑफिस से क्लासरूम में ले जाने के लिए भी उनको वो क्या नहीं बैठो ही नहीं क्लास में, तो उसको 2-3 थप्पड़ मारते मारते ले जा रहे हैं। तो ऑफिस से जो क्लासरूम है वहां तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, अरे सुन लो, तो स्कूल के ऑफिस जो है अपनी स्कूल का, उसके स्कूल के ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस से लेके क्लासरूम तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो एनर्जी वेस्ट हुई, 4 लड़के तो वहां से लेके आए, वो तो भी चुपचाप जाके क्लास में बैठ जाओ, स्टाफ पढ़ा या इस प्रिंसिपल है वो उसको कहाँ तक छोड़ रहा है, क्लासरूम में, तो वो जो एनर्जी होगी उसको अपन क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना समझ में, मतलब चार्ज को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। स्कूल इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया स्कूल का, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्कूल का नाम दे दिया, अभी स्कूल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक उसको ले जाना है, उसके लिए जो एनर्जी वेस्ट होगी उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक नहीं सॉरी क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन भी समझ लेना, वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वापस उसको ऑफिस से स्कूल के अंदर ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्लास में भी वापस कहीं भाग नहीं जाए, समझ गए, एक जगह से दूसरे हर जगह एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। लंच जाएगा उस समय भी ध्यान रखना पड़ेगा, ग्राउंड में खेलने जाएगा तो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी डिफरेंस वो जहाँ जहाँ वर्क करेगा वो क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। आगे समझ में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन बतानी, पोटेंशियल डिफरेंस की बता दी। अब इसका फॉर्मूला है वो ध्यान रखना, V इक्वल्स टू होता है W/Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W/Q। तो इसकी यूनिट क्या हुई, यूनिट बताओ, वर्क की यूनिट क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, वर्क की तो होती है जूल, जूल, चार्ज की कूलाम, कूलाम। तो यूनिट क्या हुई, जूल पर कूलाम, यूनिट क्या हुई इसकी, जूल पर कूलाम। आगे समझ में, इधर देखो, अब V इक्वल्स टू W/Q, इसका फॉर्मूला बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो दोनों डेफिनेशन याद हो गई, सिंपल सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद हो गई ना, सिंपल सी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फिर बता देता हूँ, वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है इसका, V इक्वल टू W/Q। तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। इसको यूनिट भी लिख देता हूँ यहाँ पर, यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और बन रही है 1 वोल्ट की। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम फॉर्मूला से ही बनाएंगे, फॉर्मूले से तुम याद करना, रखने की जरूरत नहीं, आराम से याद हो जाएगी। देखो मुझे यहाँ पर 1 लाना है V की जगह, तो यहाँ V की जगह 1 कब आएगा, जब इन दोनों की वैल्यू 1 1 हो तभी आएगा ना भाई। वर्क अगर 1 जूल हो और चार्ज यदि 1 कूलाम हो तो ऑटोमेटिकली V की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई ये दोनों की वैल्यू अगर 1 हो तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 वोल्ट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 वोल्ट। तो अपन डेफिनेशन 1 से बना सकते हो, चार्ज 1 कूलाम हो और वर्क डन 1 जूल हो। इधर ध्यान दो भाई, चार्ज 1 कूलाम हो, वर्क डन 1 जूल हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन अपन 1 से क्या बनाएंगे कि वर्क डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज, उसी डेफिनेशन के अंदर मॉडिफाई करेंगे, वर्क डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज from infinite to electric field is 1 joule, then electric potential is called 1 volt। अगर 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में वर्क डन 1 जूल हो तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। उसी डेफिनेशन जो अभी बताई थी ना, उसी डेफिनेशन 1 1 यूज करना है।
अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन बताई थी ना मैंने, उसी के अंदर 1 1 आगे लगाना, बस अपना आप आ जाएगा 1 वोल्टेज का। उसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क डन टू मूव में क्या गया, अब इलेक्ट्रिक जो चार्ज ला रहे हैं वो 1 कूलम में और 1 जूल ही वर्क हो रहा है, तो इसमें डेफिनेशन में क्या कहेंगे, 1 जूल वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका मेजरमेंट किन के द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं अपन, पैरेलल में। ये देखो वोल्ट मीटर, अभी अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया था, ये वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में। अभी अगर मैं मेरे को करंट की वैल्यू भी मेजरमेंट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, अमीटर को कनेक्ट करूंगा, ये अमीटर को कनेक्ट कर दिया, ऐसा में अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही लाइन के इक्वेशन आते हैं, ऑप्शन के इक्वेशन आते हैं, उसमें तो पूछते हैं कि ध्यान रखना अमीटर जो होता है वो करंट के मेजरमेंट के लिए होता है और सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर है पैरेलल में कनेक्ट होता है और किसके लिए यूज है, वोल्ट मीटर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज का मेजरमेंट करता है और हमेशा किस में कनेक्ट होता है, ऐसा है कि अमीटर है करंट का मेजरमेंट करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है और वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट करता है, ऐसा में। तुम ये समझ लो कोई वायर है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका अपन को करंट मेजर करना है तो दोनों वायर को काट के उसको बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा में तब वो करंट मेजर होगी। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना तो दोनों काटने की जरूरत नहीं, उसके बीच में एक कनेक्शन कर देंगे उसका, वो अपना उसका क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देख लो यहाँ पर देखो, मुझे अगर अमीटर लगाना मुझे क्या करना पड़ेगा, तार को काटना पड़ेगा, दोनों काटने पड़े, कट करने के बाद में यहाँ क्या कनेक्ट करूंगा, वोल्ट मीटर के कट थोड़ी कर रहे हैं, वोल्ट मीटर सीधे कनेक्ट हुआ दोनों के बीच में, यहाँ कनेक्ट करना, यहाँ कनेक्ट करना, बस ये वोल्टेज बताएगा, है ना समझने, तो ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है, ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इंसुलेटर के लिए ओम्स लॉ नहीं लगता है, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है, तो इनके लिए ओम्स लॉ नहीं लगेगा। ओम्स लॉ किसके लिए लगता है, कंडक्टर के लिए, जिसके अंदर करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। जैसे आयरन ले लो, ये अपने एल्यूमिनियम ले लो, कोई भी जो मेटल होते हैं जितने भी, उनमें करंट का फ्लो होता है, जिनमें करंट का फ्लो होता है उनके लिए लगता है। तो ये लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट हो और फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, उसका लेंथ, उसका एरिया, उसकी डेंसिटी, ये सब चेंज नहीं होने चाहिए, ये कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, ऐसे में पहली कंडीशन समझना ओम्स लॉ की, अगर कोई भी कंडक्टर है उसकी फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस कंडीशन के अंदर उसका जो पोटेंशियल होगा, जैसे मैं ये कंडक्टर लेंथ एरिया वगैरह सब कांस्टेंट है, उस कंडीशन के अंदर इसका जो पोटेंशियल होगा वो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे में उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वापस समझ लेना ढंग से, आराम से, कोई भी जो कंडक्टर होता है अगर उसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशन में क्या आता है, लेंथ एरिया और डेंसिटी, ये कांस्टेंट, चेंज कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं करनी है, जो लेंथ एरिया है डेंसिटी वही रखनी है, और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में भी चेंज नहीं करना है। उस कंडीशन के अंदर जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा में अब ये साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, RI, जिसे अपन क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू I R। तो इसके लैंग्वेज में अपन क्या लिखेंगे, व्हेन फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, ढंग से समझना, when physical condition and temperature of conductor is constant then electric potential of conductor is directly proportional to current flow in it। ऐसा में फिजिकल कंडीशन में क्या कहेगा, लेंथ एरिया एंड डेंसिटी, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो लेंथ एरिया एंड डेंसिटी, वापस समझ लेना इजीली, when physical condition of conductor and temperature is constant then electric potential of conductor is directly proportional to current flow in it। यानी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस कंडीशन के अंदर जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा उसमें करंट फ्लो हो रही I इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर जो R है ना, R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब ये समझना, जैसे कोई सड़क ऐसी थी, रोड है, ये रोड है, ठीक है, अब इसमें जगह जगह अगर रोड को इस शेप में कर दूं मैं, अगर मैं इस शेप में कर दूं तो गाड़ी के चलने में प्रॉब्लम होगी। ये तो बिल्कुल प्लेन सीधी सड़क है, उसमें कोई खड्डे वगैरह कुछ नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, लेकिन उसी रोड को मैं अगर इस शेप में कर दूं तो गाड़ी के चलने में इस प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, स्पीड कम होगी कि नहीं होगी। वही काम करंट के लिए रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस का शेप ऐसा क्यों होता है,
रेजिस्टेंस जो सिंबल है ऐसा क्या होता है, क्योंकि करंट को इनहिबिट करता है, करंट को रजिस्ट करता है। आगे से हम करंट को रजिस्ट करता है, यानी उसके अंदर एक तरह से बाधा उत्पन्न करता है, हिंदी में जो कहते हैं बाधा। आई समझ में, ये करंट के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, उसको रजिस्ट करता है, करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई क्लास में पढ़ा रहा है, कोई गोचामारी करने का काम करता है, टीचर को परेशान करता है, तो ये करंट का फ्लो हो रहा है उसमें गोचामारी करती है। आगे करंट क्या करती है, जो करंट चुपचाप फ्लो हो रही है उसमें क्या करती है, गोचामारी करती है। ये काम किसका होता है, रेजिस्टेंस का। क्लास में भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का काम यही होता है, गोचामारी करना। ऐसा में करंट का फ्लो को क्या करना, एक तरह से रजिस्ट करना। रजिस्ट का मतलब पूरी तरह रोकता भी नहीं है, अरे समझ लो, करंट को पूरी तरह रोकता भी नहीं है, लेकिन करंट के जो फ्लो हो रहा है ना उसमें बाधा उत्पन्न करता है, उसके करंट के फ्लो में रजिस्ट करता है, करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा समझ में। अब एक तो क्लास पूरी साइलेंट होती है, अब दो एक रेजिस्टेंस आ जाता है गोचामारी करने वाला, तो करंट जो टॉपिक 1 घंटे में पढ़ाना पूरा हो सकता है, वो फिर आधा 2 घंटे में पूरा होता है। क्लास में भी तो रेजिस्टेंस होता ही है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का सिंबल इसीलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच रेजिस्ट द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। आगे समझ में, इसको किसी डिनोट करते हैं अपन आर से, और रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, इसका यूनिटी ओम हो गई, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पे 1 ओम की डेफिनेशन बनानी है, तो यहाँ पर 1 ओम कब आएगा, जब वोल्टेज 1 हो, जब 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, समझ गए। तब यहाँ आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे, व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। अब देखो अगला, जो रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ के तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के होता है इनवर्स। रेजिस्टेंस जो होता है, अभी मैंने जो करंट को रेजिस्ट करता है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के क्या होता है, इनवर्स। तो अगर ये साइन हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो यहाँ रेजिस्टिविटी है, R रेजिस्टेंस है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ए है एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो वो भी ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। यानी रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के क्या होता है, इनवर्स। तो यहाँ पर जो रो है, यहाँ पर क्या रेजिस्टिविटी है, ये कांस्टेंट है, इसको क्या बोलता है, रेजिस्टिविटी। अब इधर देखना, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, ठीक है, रो है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। अब मुझे अलग से देखना रो किसके लिए होगा, देखना रो के अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो क्या होगा, R इंटू ए अपॉन एल। इधर दिया बातें मत, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मुझे यहाँ पर रो की डेफिनेशन जानी है, इधर देखो मुझे जो है रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। तो रेजिस्टिव डेफिनेशन क्या होगी, देखना अगर मैं एरिया और लेंथ को 1 1 रख दूँ, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, तो अगर मैं एरिया को लिख देता हूँ यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को लिख देता हूँ मैं 1 मीटर, एरिया को लिख रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को लिख रहा हूँ 1 मीटर, तो यहाँ पर रो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल, यानी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो सिर्फ फॉर्मूले से तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो तुम रो की डेफिनेशन मन से लिख सकते हो, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। आगे समझ में, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट लिखनी है, तो यूनिट में देखो इस फॉर्मूले से यूनिट बनाएंगे, यूनिट बनाने भी सीख लो फॉर्मूले से कैसे बनती है। देखना रो इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ए अपॉन एल। अब देखो R की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था ओम, जो मैं लिखी थी अभी ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यूनिट क्या आ गई, ओम इंटू। अब देखो अगर तुम्हें एक तो तुम्हें रखनी पड़ेगी ओम इंटू मीटर। अब एक तुम्हें सिर्फ अगर एक फॉर्मूला याद किया है तो इससे दो चीज अपने आप याद हो गई। भाई मैंने तुम्हें सिर्फ अगर ये फॉर्मूला याद है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो तुम्हें दो चीजें याद हो गई, एक तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन याद हो गई, एक चीज तो याद होगी रेजिस्टिव डेफिनेशन, तुम्हें पता चल गया कैसे बनाते हैं। दूसरी यूनिट, यूनिट भी मन से बना दोगे ना, अब तो फॉर्मूला से ओम इंटू मीटर कैसे आया, तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना, दो ऑटोमेटिकली याद हो गए। ऐसे हमने दो ऑटोमेटिकली याद हो गए, नहीं तो ये 3 4 और अलग से याद हो रही है। अच्छा एक याद किया, अब एक को लेके फिर रेजिस्टिविटी का अलग से फॉर्मूला बनाया, फिर इसकी यूनिट बना ली। डेफिनेशन अभी बताई मैंने कैसे लिखनी है, वो सिंपल सी। आगे समझ में देखना, अब एक रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल है, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो ध्यान देना।
मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा है था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और यहाँ पर रो इक्वल टू क्या होता है आर इंटू ए अपॉन एल। ये जो रेजिस्टिविटी है ना, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं अगर लेंथ और एरिया चेंज करूंगा तो ये चेंज होना चाहिए। फॉर्मूला तो ये कहता है ना भाई, मैं रो को अलग करके ए अपॉन एल, तो इसका मतलब क्या है रेजिस्टिविटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। लेंथ और एरिया पे कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सीबीएसई वाले विशेष तौर से। रेजिस्टेंस है ना, वो लेंथ एरिया टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लिया ये कोई सब्सटेंस है, अब मैंने इसकी लेंथ डबल कर दी, अभी एल लेंथ है, एरिया ये है, इसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया इसमें, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा, समझना। मैंने लेंथ को डबल कर दिया है, जैसे मार्कर, अगर मैं इस मार्कर को खींच के लंबा करूं तो ये पतला हो जाएगा ना, अगर ये शेप है तो इस शेप में आ जाएगा, सीधी सी बात है कि एरिया कम हो गया, लेंथ बढ़ गई, तो इसके द्वारा आर में चेंज होगा, लेकिन रो में कोई चेंज नहीं आएगा। रो के अंदर कोई चेंज नहीं आ गया। अगर मैं यहाँ पर इनके अंदर रो की बात करूँ तो जो रो इसका है वही रो इसका रहेगा, लेकिन आर है इसमें चेंज आएगा, इसका आर अलग होगा, इसका आर अलग होगा। आई समझ में? ये विशेष तो थ्योरेटिकल ध्यान, न्यूमेरिकल भी करूंगा अभी इसका, ये पॉइंट थ्योरेटिकल ध्यान रखना कि जो रेजिस्टिविटी है वो है ना सिर्फ टेम्परेचर पे और सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस किस मेटर का बना हो, जैसे कॉपर है तो कॉपर जितने भी सब्सटेंस होंगे सबका रो एक ही रहेगा। अब एल्यूमिनियम का रो अलग होगा, जिंक का अलग होगा, आई समझने? अगर मेटर की बात करूँ ना तो कौन से, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सबका रो अलग अलग होता है, लेकिन एक कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर को मैंने लेंथ डबल कर दी, तो जो इस वायर का रो है वही इसका रहेगा। ये या तो टेम्परेचर से चेंज होता है या कोई सब्सटेंस कोई चेंज कर दे तो होता है। तो दो रो सिर्फ दो पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। आगे सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है, अगर सब्सटेंस कोई चेंज कर दे तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आर जो है वो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर सबसे मतलब सब पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें दो ही छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका लेंथ, एरिया चेंज कर दें तो आर चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगा। आगे समझ, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखो इसमें मैंने जैसे इसकी लेंथ डबल की, आर में क्या चेंज होगा समझना। पहले वाला जो रेजिस्टेंस ये है समझना, तो इसका जो आर है वो क्या आएगा, यहाँ मैं वापस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। जो पहला वाला है इसका जो रेजिस्टेंस है, सिंपल सा रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर इक्वल्स टू वो एल अपॉन ए। मैं इसको वापस ऊपर बना देता हूँ डायग्राम। इधर देखो, अब मैंने क्या किया, इसका एल लेंथ है, ए एरिया, इसकी लेंथ को डबल किया, एरिया को हाफ कर दिया। अब इसके रेजिस्टेंस पे क्या, रो पे तो डिपेंड कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, रो, लेकिन आर पे डिपेंड, आर पे इफेक्ट होगा। अब पहला जो रेजिस्टेंस है ना, आर इक्वल्स टू, इसके मैं लिख रहा हूँ रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ डबल कर दी थी, एरिया हाफ हो गया। मैंने क्या बताया, ये मार्कर है, इसको मैंने इस टाइप, मतलब ये समझ लो रबड़ की तरह है, खींचने पर क्या होगा, लंबा होगा। अब मैं इसको लंबा कर दूंगा, ये इस एरिया कम हो जाएगा नहीं, एरिया का लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम हो जाएगी। इसको मैं खींचूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, लेंथ डबल होगी, इस शेप में आ जाएगा ये। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा नए का, आर डैश इक्वल्स टू रो एल कितना 2 है, एरिया कितना a/2, तो ये आर डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा 4 रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो आर डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, यानी रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ है 4 टाइम्स। अब इसमें एक नया क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आया है। एक नया क्वेश्चन और बनता है इसमें, यहाँ तक तो कोई बात नहीं। अब सीबीएसई में घुमा फिरा के पूछते हैं, आगे और पूछ लिया, हाउ मेनी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो परसेंटेज किसी का भी निकालना, उसका सिंपल फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, समझना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, परसेंटेज के अंदर फाइनल रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, यहाँ लिखूंगा मैं फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 4R माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है R, और वापस इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है R, इनटू क्या कर दूंगा 100। समझ में, वापस लिख देते, यहाँ देखो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन वापस इनिशियल रेजिस्टेंस। समझिए, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन, अभी देखो फाइनल कितना 4R, इनिशियल कितना R अपॉन R इंटू 100। तो 4R में से R गया पीछे, कितना बचेगा 3R अपॉन R इंटू 100। R से R कितना परसेंटेज चेंज हुआ 300।
300% रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। है समझ में? अब दूसरा एक और क्वेश्चन, अगर इसकी लेंथ कम कर दें, अगर इसकी लेंथ कम कर दें तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज। अगर इस मार्कर को मैं कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करूंगा, अगर मार्कर ये इस शेप में आ जाएगा। अगला पॉइंट समझा रहा हूँ, नोट कर लेना पहले। ए लेंथ है और ये एरिया, इसको मैंने कंप्रेस किया, लेंथ कम होगी, एरिया क्या हो गया, ज्यादा। यानी अगर लेंथ को हाफ किया तो एरिया क्या हो गया, डबल। अब ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जितने टाइम्स मैं लेंथ को डिक्रीज करूंगा उतने टाइम्स एरिया इंक्रीज होगा, और जितने टाइम्स यहाँ पर लेंथ को इंक्रीज करूंगा उतने टाइम्स एरिया क्या होगा, डिक्रीज। ऐसा में जितने टाइम्स मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा उतने टाइम्स एरिया कम होगा। ये दिमाग में माइंडली ये रखना कि अपन किसी भी कोई भी सब्सटेंस को अगर खींचेंगे तो उसकी एरिया तो कम ही होगा ना, लेंथ बढ़ेगी तो, और अगर उसके कंप्रेस करेंगे तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने इसको कंप्रेस किया तो एरिया बढ़ गया, लेंथ क्या हो गई, कम। तो मैंने लेंथ इसकी कम की, हाफ कर दी, लेंथ को हाफ की तो एरिया क्या हो गया, डबल। अब पहला जो सब्सटेंस है R इक्वल टू, इसका मैं अगर रेजिस्टेंस देखो पहले का, तो R इक्वल टू क्या आ रहा है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब दूसरे के अंदर देखना R डैश इक्वल टू रो इंटू एल, कितना, एल अपॉन टू, एरिया कितना है 2। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल टू 1 अपॉन 4 रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए किसके इक्वल है, R के, तो यहाँ पर R डैश कितना आ जाएगा, R अपॉन 4, यानी 1/4 टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब इसका अगर परसेंटेज देखो, मैं रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आया है, तो मैंने क्या बताया, फाइनल रेजिस्टेंस बताया था ना अभी, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस कितना, R अपॉन 4 माइनस इनिशियल R अपॉन R। R अपॉन 4 माइनस R कितना आएगा, 3R अपॉन 4 माइनस का इंटू R से R, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 300%। उसमें 300% इंक्रीज हुआ था, इसमें क्या हो रहा है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, परसेंटेज। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज। है समझे? ये आ जाएगा माइनस का 3R अपॉन 4, सॉरी माइनस का, एक देखो, माइनस का 3R अपॉन R इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का 300%। यानी इतना रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लो, अगर ऑप्शन में एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ही वो ट्रिक काम आएगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन लैंग्वेज में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बता दूं। ट्रिक जो बता रहा हूँ ना, वो ट्रिक सिर्फ ऑप्शन होना, एक लाइन का क्वेश्चन ऑप्शन उसके लिए है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R, समझ लेना, ये शॉर्ट ट्रिक है, वो भी समझ लेना। R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। इधर देखो, जितने टाइम्स मैं लेंथ को इंक्रीज करूँ डिक्रीज करूँ, अगर लेंथ को मैं डबल करूँ तो यहाँ n की जगह 2 रख देंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन कर रहा था, लेंथ को डबल कर दें, ये फॉर्मूला याद रखना, और चेक भी कर सकते हो तुम, कैलकुलेशन करने के बाद चेक भी कर सकते हो गलत है सही है। R डैश इक्वल, अगर मैं लेंथ को डबल करूँ, इधर देखो, मैं यहाँ पर लेंथ को अगर डबल करूँ तो n की डबल का मतलब n की जगह कितना आ रहा है, 2, तो R डैश इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4। अगर लेंथ को मैं हाफ करूँ तो n की जगह क्या आ जाएगा, हाफ करने पर R डैश इक्वल टू n स्क्वायर, R वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू R, कितना आ जाएगा, R अपॉन। लेकिन ये जो ट्रिक है ऑब्जेक्टिव या चेक करने के लिए, अगर डायरेक्ट कर दिए तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे, समझ गए ना, बोर्ड में नंबर नहीं मिले। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आ जाता है, या तुम आंसर निकालने में चेक करना चाहो भी गलत है सही है, तो उसके लिए डायरेक्ट R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। लेंथ को डबल कर रहे हैं तो डबल n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4R आ गया। लेंथ को हाफ किया, हाफ कर दो, एरिया लेंथ जो भी चेंजेस दे रखा है, जितने टाइम चेंजेस दे रखा है यहाँ लिख दो, 1/3 कर दे, लेंथ को 1/3 कर दें, तो लेंथ को 1/3 कर दे, 1/3 का होल स्क्वायर कितना है, 1/9, R/9 आ जाएगा। जितने टाइम्स, एक टाइम्स तो देखा ना, कोई भी हो, लेंथ हो या एरिया हो, जिसको भी चेंज करे लेंथ एरिया को, जितने टाइम चेंज करे उतने टाइम n की वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा में, लेकिन फिर भी बता रहा बोर्ड के अंदर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तुम ये करके आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ये एक आधा नंबर, एक आध नंबर को दे दे, अलग बात, बाकी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये चेक करने के लिए सही है, ऑब्जेक्टिव बल लगा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा।